नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने प्राचीन भारत का इतिहास में जो टॉपिक पढ़ा है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत पढ़ा था। इसमें हमने जाना महाजनपदों की लोकेशन क्या है, उनकी राजधानियां कहां पर हैं, कैसे हमने उनको जाना। तो एक बार उस पर एक सरसरी नज़र से देखते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके फिर से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आइए आज क्या क्या पढ़ेंगे पहले इस पर नज़र डालते हैं। तो एक नज़र हमारी होगी महाजनपदों पर, जो पीछे का रिवीजन है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार मगध का उत्कर्ष होता है और हर्यंक वंश आता है, और उसके बाद उसी क्रम में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, फिर नंद वंश आता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरुआत में हमने जो पढ़ा था तो हमने गंगा और यमुना नदी घाटी के माध्यम से शुरुआत करी थी कि कुछ महाजनपद अगर आपको याद नहीं है तो कुरु, पांचाल, कोसल, वत्स, काशी, मगध, अंग, इस नदी के बहाव के क्रम में हम पढ़ें। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य। हमने कहा बताया था कि जब उत्तरी पांचाल की बात की जाए तो अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल्य। फिर कोशल, तो कोशल की राजधानी आती है श्रावस्ती, कुशीनारा। फिर वत्स, कौशाम्बी। काशी की राजधानी वाराणसी से संबंधित है काशी। मगध, राजगृह, गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्र बनती है। अंग की राजधानी चंपा। इनकी लोकेशन भी हमने आपको बता दिया कि आप अगर ऐसे भी अगर आप मैप को एक बार देख लें तो कहाँ पर स्थित हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो पहले तो हमने आपको ये नदी का क्षेत्र ही बता दिया, और इससे संबंधित जो जिले हैं अगर आप इनको हमारा पिछला वीडियो देखें तो आपको याद हो जाएगा। दो हमने कहा कि गणतंत्र हैं वज्जी और मल्ल। इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे वैशाली के लिच्छवी हैं, ऐसे ही शाक्य थे। तो कई जो यहाँ पर 8 राज्यों का संघ होता है। तो गणतंत्र कौन थे? वो वज्जी और मल्ल। वज्जी की जो राजधानी थी वो तो वैशाली, और मल्ल की थी कुशीनगर और पावा। तो कुशीनगर और पावा के बारे में भी हमने जाना, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, उनके महापरिनिर्वाण से संबंधित। मत्स्य, विराट नगर इसकी राजधानी थी। सूरसेन की मथुरा, चेदी की सुक्तिमती या सोथिवती। अस्मक की राजधानी थी पोतना या पोटली, पोतना या पोटली। इसी तरीके से कंबोज की थी राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक थी कंबोज की। और यहाँ पर एक मिट गया, वो था गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आइए जानते हैं मगध का उत्कर्ष कैसे होता है। दरअसल मगध का जो क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता अधिक थी, हाथियों की उपलब्धता अधिक थी, ये उपजाऊ क्षेत्र था, और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते ये थोड़ा सुरक्षित भी था। यहाँ पर इसके उदय को लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग मेंस के टॉपिक में एक बार अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और द्वितीय नगरीय क्रांति से क्या संबंध है। इसको हम लोग उसको आगे कोरिलेट करेंगे। तो द्वितीय नगरीय क्रांति अगर हम देखें, जो हमने नाम लिया है, तो द्वितीय नगरीय क्रांति क्या है? देखिए, प्रथम नगरीय क्रांति आपने सैंधव सभ्यता देखी है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की सभ्यता है। तो 1000 ईसा पूर्व जो माफ़ कीजिएगा, जो 2500 ईसा पूर्व के लगभग मिलती है आपको, वो मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं तो ये जो महाजनपदों का उदय होता है, जिनका उल्लेख जो है अंगत्तर निकाय में मिलता है भगवती सूत्र में, इन 16 महाजनपदों के बारे में जाने तो जो यहाँ पर उद्योग, व्यापार, शिक्षा, जो जिस तरीके से नगरीय क्रम विकसित होता है, तो इसे द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर मगध में एक शासक होते हैं बिंबिसार, जो कि हर्यंक वंश की स्थापना करते हैं। इनका याद रख लें 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, लगभग 52 वर्ष ये शासन करते हैं। काफ़ी लंबा शासनकाल होता है, और इन्हीं के शासनकाल से ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे हम देखते हैं कि मगध का जो क्षेत्र है वो इस पूरे भाग पर इनका अधिकार हो जाता है। तो मगध के ही राजा थे बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार ने एक बड़ी अच्छी नीति अपनाई, वैवाहिक नीति। इन्होंने 3 प्रमुख विवाह किए, जिसके जरिए इन्होंने अपने जो क्षेत्र हैं उनको सुदृढ़ करने की कोशिश की। देखिए, मगध का जो पहला विवाह होता है वो होता है कौशल नरेश
कौशल नरेश की पुत्री थी महाकोसला। तो यहाँ पर जो महाकोसला थी एक्चुअली वो प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला। उनके साथ विवाह होता है बिंबिसार का, और जब विवाह होगा तो आप जानते हैं कि ऐसे में संबंध तो अच्छे होते ही हैं, साथ में इनको काशी प्रांत जो है मिल जाता है। तो आप देखें तो मगध के साथ में कौशल और काशी एक वैवाहिक संबंध से मिल जाते हैं। तो कौशल हो गया, काशी हो गया, जिस पर हो जाएगा उसको मैं टिक लगा दूंगा। तो फिर से रिवाइज कर दूं कि जो महाकोसला थी उनका विवाह होता है मगध के शासक बिंबिसार से। तो इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित होने की वजह से राजनीतिक संबंध अच्छे हो गए, और साथ में इस विवाह के उपलक्ष्य में काशी प्रांत जो कि कौशल के अंडर में था वो मिल जाता है बिंबिसार को, मगध में सम्मिलित हो जाता है। तो कौशल काशी मगध में सम्मिलित हो गया, ये एक विवाह से था। दूसरा इन्होंने विवाह किया वज्र संघ में, एक थे लिच्छवी के, वैशाली के लिच्छवी। तो लिच्छवियों में की राजकुमारी थी चेलना, कहीं कहीं छलना नाम मिलता है, चेलना। तो जो चेलना थी उनका विवाह होता है मगध से, तो इनसे भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो जो वज्रमल्ल यानी कि यहाँ के जो लिच्छवी थे उनसे भी इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो आप देखें कि वज्जी, कौशल, काशी, मगध इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तीसरा जो विवाह होता है वो बिंबिसार का होता है मद्र देश की राजकुमारी से, क्षेमा। तो मद्र देश जो है वो सुदूरवर्ती पंजाब का क्षेत्र था, मद्र यहाँ पर था, तो यहाँ का विवाह करते हैं क्षेमा से। तो क्षेमा से इनके सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। अब 3 विवाह होने के पश्चात आपने देखा कि इन्होंने इस क्षेत्र को वैवाहिक संबंधों से, यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो है अपना मगध के उत्तरी क्षेत्र को सुदृढ़ कर लिया वैवाहिक संबंधों के जरिए। अब बात करते हैं पूरब की। तो इन्होंने अपने पूर्व के क्षेत्र में देखिए कौन सा महाजनपद है, अंग। तो महाजनपद में अंग, यहाँ पर एक ब्रह्मगुप्त पहले एक शासक हुआ करते थे जिन्होंने पहले अधिकार किया था मगध पर, लेकिन बाद में बिंबिसार ने इनके ऊपर आक्रमण किया, उनको परास्त किया, और ब्रह्मदत्त उनको परास्त किया। परास्त करने के बाद इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, उनको यहाँ का शासक बना दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर अजातशत्रु लिखा हुआ है कि अंग जो है, अंग को इन्होंने जीता और अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। तो आप देखिए अंग भी इनके अंतर्गत आ गया। तो अभी जिन पर होता जा रहा है उनको मैं टिक करता जाऊँ, पूर्व इनका सुरक्षित हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने अपने मैत्री संबंध स्थापित किए। मगध के शासक बिंबिसार बहुत ही योग्य शासक थे। उन्होंने क्या किया, इस समय अवंती, यहाँ पर एक मिट गया है, अवंती महाजनपद, इसके बारे में हमने उल्लेख किया है। अवंती जो उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानियां थी। तो अवंती के शासक थे चंडप्रद्योत। क्या नाम था? अवंती के शासक थे चंडप्रद्योत। तो चंडप्रद्योत बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार अपने जो वैद्य थे उनका नाम था जीवक। तो जीवक को चंडप्रद्योत की सेवा में भेजते हैं और उनको ठीक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इनके बीच में मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसका मतलब आपने देखा कि किस प्रकार बिंबिसार ने अपने उत्तर, पूरब और पश्चिम को इन्होंने सेव कर लिया। तो देखिए वज्जी हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, अंग हो गया, अवंती हो गया। देखिए एक राज्य के लिए आवश्यक नहीं कि उस पर उसका अधिकार ही हो शासक का। जब यह मगध का उत्कर्ष हो रहा था तो ऐसे में उनका मैत्री संबंध होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब इधर से वो आक्रमण से सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप देखिए मगध के उत्कर्ष में इन्होंने इन क्षेत्रों को पहले मिला लिया। अब होता क्या है कि बिंबिसार का एक लंबा शासनकाल समाप्त होता है। वास्तव में इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के, और इन्होंने अपनी पिता की हत्या कर दी 412 ईस्वी में, माफ कीजिए 492 ईस्वी ईसा पूर्व में। तो 492 में अजातशत्रु द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। एक बात आपको बता दें कि ये जो वंश है हर्यंक वंश, इसे पितृहंता वंश कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए हैं उनकी हत्या की गई है, वो भी उनके अपने पुत्रों द्वारा। तो चाहे वो बिंबिसार की हत्या हो अजातशत्रु द्वारा, चाहे वो अजातशत्रु की हत्या हो उनके पुत्र द्वारा उदयन, या उदयन की भी हत्या उनके पुत्र द्वारा की जाती है। तो आप देखेंगे कि ऐसा पूछा जाता है कि इतिहास में वह कौन सा वंश है जिसे पितृहंता वंश कहा गया है, तो वो है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का कार्यकाल क्या है?
तो 544 से 412 ईसा पूर्व। किस क्षेत्र में इसका शासन था? तो मगध में। तो आपने देखा कि मगध के उत्कर्ष में हर्यंक वंश का बड़ा हाथ रहा। अब होता क्या है कि बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु शासक बनते हैं तो यहाँ से ये आकर, चूंकि ये अंग में पहले से ये शासक थे, उसके बाद ये आते हैं मगध में अपनी सत्ता संभालते हैं। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जब सत्ता संभालते हैं तो आप ये बताइए कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया होगा तो इनसे जिनका संबंध रहा होगा, क्या वो नाराज नहीं होंगे? आप जानते हैं कि कौशल जो है, कौशल से इनके वैवाहिक संबंध थे, महाकोशला से विवाह किया था। और आपको पता है कि महाकोशला के भाई थे प्रसेनजित। तो प्रसेनजित ने क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो अजातशत्रु से, चूंकि जब इन्होंने अपने पिता की हत्या की तो दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रसेनजित हार जाते हैं। हारने की वजह से एक संधि हो जाती है। संधि होने से क्या होता है कि प्रसेनजित की पुत्री होती है वज्रा। प्रसेनजित की पुत्री होती हैं वज्रा। ये जो वज्रा हमने नाम लिखा है वो वास्तव में प्रसेनजित की पुत्री हैं। तो जब युद्ध होता है और ये पराजित हो जाते हैं तो इनको अपनी पुत्री से किसका विवाह करना होता है? अजातशत्रु का विवाह कर देना होता है। तो देखिए ये क्रम अभी भी जारी रहा कि अजातशत्रु जब इनके संबंध गड़बड़ाए तो इन्होंने इनको पराजित करके इनकी पुत्री से विवाह किया और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, यानी कि इनका भी क्षेत्र यहाँ पर मगध का उत्कर्ष बना रहा। इसके बाद होता यह है कि इनका लिच्छवियों से भी युद्ध होता है। लिच्छवियों को भी परास्त करते हैं। इस परास्त करने के क्रम में इन्होंने क्या किया? रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। तो ये बहुत बड़े बड़े उस समय पहली बार हथियार प्रयोग किए गए, रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो ये पूछा जाता है, तो ये लिच्छवियों के साथ युद्ध में इन्होंने इसका प्रयोग किया। इसके साथ ही इन्होंने काशी और वैशाली यानी कि वज्जी लिच्छवियों का क्षेत्र, इस पर इन्होंने अपना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इनका भी इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखा अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय की एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? तो आप जानते हैं कि 483 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? तो राजगृह में होती है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ये याद रहे, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। और किसकी अध्यक्षता में? तो ये थे महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कब? 483 ईसा पूर्व में। तो अजातशत्रु से संबंधित आपको प्रमुख बातें यहाँ पर याद हो जाती हैं। तो दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो अपने अगर मानचित्र पर पढ़ते हैं तो हमको उनका क्रम भी याद रहता है कि किस प्रकार वो अपना उत्कर्ष, अपना चारों तरफ वो संबंध स्थापित करते हैं, कैसे विजय प्राप्त करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि जब उनका राजनैतिक क्रम समाप्त हो गया तो उनकी प्रमुख बातें क्या हैं। तो जैसे अजातशत्रु में दो प्रमुख बातें निकल के आती हैं। पहली तो ये आती कि इनमें प्रथम बौद्ध संगीति होती है। दूसरा ये है कि ये बौद्ध धर्म मतानुयायी थे या जैन धर्म मतानुयायी थे। तो ये जैन धर्म मतानुयायी थे। तो इनसे एक दो बातें जो कोरिलेट करते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी याद रख लेते हैं। तो राजनीतिक इतिहास के साथ साथ उनके साथ में जुड़े हुए पॉइंट भी हमें याद होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कि अजातशत्रु का वध उनके पुत्र उदयन द्वारा किया जाता है और बाद में वो सत्ता स्थापित कर लेते हैं। उदयन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक गंगा और सोन नदी का जो संगम है होता है पटना, तो यहाँ पर एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। तो देखिए जो अभी तक गिरिब्रिज या राजगृह जो राजधानी थी वो कहाँ बन जाती है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बनाई थी? तो जो हर्यंक वंश के तृतीय शासक थे उदयन, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये भी जैन मतानुयायी थे। तो हमने इनको देखा कि हर्यंक वंश में हमारे 3 जो शासक आते हैं किस प्रकार मगध का उत्कर्ष करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्कर्ष होता है बिंबिसार के समय में, जिन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया। अजातशत्रु ने उसको बनाए रखा और उदयन ने उस पर शासन किया। तो मगध का उत्कर्ष यहीं से शुरू हो जाता है। उदयन के बाद कुछ अलग और भी आते हैं, लेकिन होता क्या है, उदयन के बाद इनकी हत्या करते हैं नागदशक और शिशुनाग ने इनकी हत्या करके एक शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आप देखिए कि एक पूरा क्रम चलता है कि एक के बाद सब उनकी हत्या होती है और बाद में एक नए वंश की स्थापना होती है शिशुनाग। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इनके पुत्र हत्या करते हैं, लेकिन वहाँ
उनसे संबंधित एक व्यक्ति आते हैं शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। अब आइए देखते हैं शिशुनाग वंश जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। इनमें क्या क्या होता है, किन किन क्षेत्रों को, तो देखिए इन्होंने जो शिशुनाग थे इन्होंने अवंती और वत्स पर विजय प्राप्त की। तो ये देखिए अवंती और वत्स, ये भी इनके अंडर, अवंती से पहले मैत्री संबंध थे, अब उस पर विजय प्राप्त कर लिया गया, मगध में आ गया। वत्स पर भी विजय प्राप्त कर ली। इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, तो जो वैशाली थी उसको अपनी राजधानी बनाया। साथ ही इस समय ये बात आती है कि शिशुनाग के समय में इनका राज्य कितना था, तो बंगाल से लेकर के मालवा तक का क्षेत्र जो है आप देख रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है कि इस समय जो शिशुनाग हैं इनके समय में बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र मगध के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद इनके शासक आते हैं कालाशोक। कालाशोक फिर से पुनः आते हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि 383 ईसा पूर्व में होती है। तो पहली कब हुई थी? 483, उसके बाद 383 ईसा पूर्व। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सभाकामी। कौन थे? सभाकामी। और कहाँ होती है? तो वैशाली में, ये याद रहेगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है सभाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में होती है 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? कालाशोक। पहली संगीति किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु। तो ऐसे याद करते करते बौद्ध धर्म की संगीतियाँ भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब एक प्रमुख बात ये आती है, जब द्वितीय बौद्ध संगीति की बात आएगी तो इसमें होता है कि इसमें जो है स्थविर और महाजंगम, इनका जो है विभाजन हो जाता है, संघ का 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इनके जो मत अनुयायी होते हैं उनमें विचारों का मतभेद होता है, तो इस वजह से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस शासक के अंतर्गत हुआ? तो कालाशोक के अंतर्गत द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, उनके शासनकाल में हुआ। होता क्या है कि कालाशोक के कई पुत्र थे, कई वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं महापद्मनंद, नंद वंश की स्थापना करते हैं। 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक इनका शासन होता है। इसमें जो महापद्मनंद होते हैं वो बड़े ही योग्य शासक होते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया। इन्होंने सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव, परशुराम की उपाधि, एक राट, सभी पर विजय प्राप्त करने वाला अनेक उपाधियां धारण करी। और इस नंदवंश की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इन्होंने बहुत ही क्रूर तरीके से शासन किया, जिससे ये अपनी जनता से जुड़े नहीं रह सके। इनके बाद इनका शासक आते हैं धनानंद। धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। आप जानते हैं कि सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, तो उनसे पूर्व यहाँ पर धनानंद का शासन चल रहा होता है। धनानंद के समय उन्होंने बहुत सारे कर आरोपित कर दिए, जिससे जनता क्रुद्ध होती है। हालांकि इनके दरबार में ही चाणक्य का अपमान होता है, तो चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं और वो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही इनका वध करा देते हैं। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इनका वध करके नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे आगे चल करके। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से ये प्रारंभ होता है। तो आप देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष जो है वो किस प्रकार हर्यंक वंश से होता है, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और आपने देखा कि एक बड़े क्षेत्र पर मगध का अधिकार हो जाता है। तो यही आगे चलेगा, जब मौर्य आएगा तो मौर्य का लगभग पूरे भारत पर उनका अधिकार हो जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास में मौर्य वंश। इसके बाद का जो चैप्टर आता है बुक्स में, वो देखें तो आक्रमण है विदेशी आक्रमणकारियों का, तो वो भी हम लोग एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। जो धर्म से संबंधित है वो भी एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। जो राजनीतिक इतिहास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये अभी वंश का है, इसके बाद हमारा मौर्य वंश आएगा, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।